हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट का पेपर देने वाले हैं, तो ये जूनियर लेवल यानी कि पेपर नंबर 2 का एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और देखें कि आप इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या सही कर पाते हैं। तो आप अपनी तैयारी का स्वयं मूल्यांकन करें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन से कथन है। कथन नंबर फर्स्ट है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है? सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। तो इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है कि यानी कथन ए और बी में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट है ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन सेकंड है ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन थर्ड है ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन फोर्थ है ए और बी दोनों सही हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही कैसे हैं? तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। कहता है, कथन ए कहता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि सांसदों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, लेकिन जनता प्रत्यक्ष रूप से संसद में नहीं जाती है। वो अपने प्रतिनिधि यानी कि सांसदों का चुनाव करके संसद में भेजती है और फिर जो सांसद होते हैं वो संसद में जाकर कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है और वो क्या करते हैं, कानून और नियम बनाने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, और कथन बी क्या कहता है, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और सरकारें बदलती रहती हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन सेकंड है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ऑप्शन थर्ड है शालीमार बाग। ऑप्शन फोर्थ है लाल महल बारी। तो इसको आपको बताना है इसमें से कि कौन सा मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं। मुगल चारबाग क्या थी? एक पद्धति थी जो घर मकान या फिर जो भी बिल्डिंग बनाई जाती थी उसमें मुगल चारबाग पद्धति का यूज किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से किस में मुगल चारबाग पद्धति का यूज नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद में मुगल चारबाग पद्धति का यूज नहीं किया गया है। बाकी ये तीनों में हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग और लाल महल बारी, इन तीनों में मुगल चारबाग पद्धति का यूज किया गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद में मुगल चारबाग पद्धति का यूज नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ऑप्शन सेकंड है ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन थर्ड है ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है। ऑप्शन फोर्थ है संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य के पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्यों नहीं होगा सही? क्योंकि जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय स्तर है। फर्स्ट स्तर होती है ग्राम पंचायत, सेकंड स्तर ब्लॉक स्तर पर आता है और थर्ड स्तर जिला पंचायत पर। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सेकंड में क्या है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये गलत है। जो भी सचिव होता है उसकी नियुक्ति होती है, ना कि कोई चुनाव होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है, ग्राम पंचायतों की अवधि 4 वर्ष की होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है कबीर। ऑप्शन सेकंड है मीराबाई। ऑप्शन थर्ड है गुरु नानक। ऑप्शन फोर्थ है रविदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि कबीर।
कबीर की जो भी कविताएं या विचार थे उनको पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पंचायती राज प्रणाली के बारे में दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, जिला परिषद। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक अभी कर चुके हैं तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल कृति की है, यानी कि किस काल की कृति है। तो इसके ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन सेकंड है गुर्जर प्रतिहार काल, ऑप्शन थर्ड है चालुक्य काल, ऑप्शन फोर्थ है गुप्त काल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि राष्ट्रकूट काल। तो गुफा नंबर 15 में जो भी भित्ति चित्र बनाए गए हैं उसमें से मुख्य रूप से विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, वो राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, यह वह है व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया। ऑप्शन फोर्थ क्या है, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का एक व्यापार है। तो वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता है, जो भी विनिमय यानी कि जो भी आदान प्रदान लेन देन होता है वो वस्तुओं के माध्यम से होता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को दाल की जरूरत है और किसी को चीनी की, और एक जिसको दाल की ज़रूरत है उसके पास चीनी है और जिसको चीनी की ज़रूरत है उसके पास दाल है। तो दोनों व्यक्ति पैसे का लेन देन करके इसको खरीदेंगे नहीं, बल्कि अपनी एक दूसरे को वस्तु दे के वस्तु विनिमय करेंगे, यानी कि वो उसको दाल दे देगा और वो जिसके पास चीनी है वो उसको चीनी दे देगा, यानी कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उससे उस वस्तु को लेके अदला बदली करेगा। तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक सेल पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है डेल्टा, ऑप्शन सेकंड है रेगिस्तान, ऑप्शन थर्ड है हिमनद हिमोर, ऑप्शन फोर्थ है समुद्री गुफा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि रेगिस्तान। रेगिस्तान में क्या पाए जाते हैं, छत्रक सेल पाए जाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। तो इसका राइट आंसर होगा इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सेकंड है नादिर शाह, ऑप्शन थर्ड है निजाम उल मुल्क आसफ जहां, ऑप्शन फोर्थ है अली वर्दी खां। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मुर्शिद कुली खां। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो किसका मिलान करना है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। तो इनके क्या दिए गए, किससे मिलान, मतलब फर्स्ट में दिया गया है आयन मंडल, इस परत का एक भाग है। सेकंड में दिया गया अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये कौन सी मंडल या कौन सी परत की विशेषता है आपको ये बताना है। थर्ड में दिया गया इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, और फोर्थ में दिया गया है मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। तो बताइए इसका सही क्या होगा। इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। तो क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है, मौसम संबंधी घटना है। ऑप्शन नंबर बी की यानी कि समताप मंडल की विशेषता क्या है, समताप मंडल की विशेषता क्या है, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। और ऑप्शन सी में क्या है, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की क्या विशेषता है, इसमें अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं।
तो ये मध्यमंडल की विशेषता है। और डी में क्या दिया है, बाह्य वायुमंडल, तो बाह्य वायुमंडल की क्या विशेषता है, आयनमंडल इस परत का एक भाग है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों दी गई उनको पंडिता की उपाधि, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। ऑप्शन सेकंड है, उनके मिशन में विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहन किया गया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी गई। ऑप्शन थर्ड क्या है, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन फोर्थ क्या है, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए उनको क्या पंडिता की उपाधि प्रदान की गई थी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो इसके ऑप्शन से, और इसी मतलब इसके बाद से ही फिर मुगल बादशाह का जो पदवी थी वो खत्म हो गई थी। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन फर्स्ट है कैनिंग, ऑप्शन सेकंड है कॉर्नवालिस, ऑप्शन थर्ड है डलहौजी, ऑप्शन फोर्थ है हेस्टिंग। ऑप्शन फोर्थ है हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि डलहौजी। डलहौजी ने ये घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी को भी फिर बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी, ना ही उनके वंश के किसी लोग को या ना किसी अदर को। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। फिर इसके बाद से फिर बादशाह की जो पदवी थी वो खत्म हो गई थी एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करें कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और एक क्वेश्चन हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत बदल के आपसे फिर से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। ऑप्शन सेकंड है, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। ऑप्शन थर्ड है, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। ऑप्शन फोर्थ है, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। तो गांधी जी के विचारों के संबंध में आपको बताना है, ना कि आपको अपने विचार से कुछ बताना है। तो गांधी जी ने औपनिवेशिक शिक्षा पर क्या विचार दिए थे, तो आपको सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए, तभी आप इनका आंसर सही दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें पूछा गया कि गांधी जी के जो औपनिवेशिक शिक्षा पर उनके विचार थे उनमें से एक कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। ये गांधी जी का विचार नहीं था, गांधी जी के विचार ये थे, यानी कि अब आप इन विचारों को भी ध्यान में रखो। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन इस बार पूछा जा सके कि गांधी जी के कौन से विचार थे। तो देखते हैं गांधी जी का क्या विचार था। फर्स्ट में, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। तो गांधी जी का अंग्रेजी शिक्षा के प्रति ये विचार था। सेकंड में क्या है, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, ये भी गांधी जी का विचार था। और थर्ड में क्या है, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। तो गांधी जी क्या कहते थे, वो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर बल देते थे। और वो कहते थे बच्चे को ऐसी शिक्षा दो जो उसको रोजगार प्रदान कर सके। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि फोर्थ गांधी जी का विचार नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कथन कौन कौन से। और कथन नंबर फर्स्ट, यानी कि कथन नंबर ए है, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया।
और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प, तो इसके ऑप्शन से इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन सेकंड है ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन थर्ड है ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन फोर्थ है ए और बी दोनों सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए सही है, बी गलत है। तो किस प्रकार से गलत है ए सही और बी गलत? तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। 1857 की विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में क्या कहा था? तो ऑप्शन मतलब कथन ए क्या कहता है? ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1858 के बाद से पहले कंपनी का आधिपत्य हुआ करता था भारत पे, यानी कि कंपनी शासन करती थी। उसके बाद से यानी कि 1857 की क्रांति के बाद से एक ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के सारे अधिकार ले लिए और स्वयं नियंत्रण कर लिया, यानी कि जो भी निर्णय होते थे वो ब्रिटिश संसद के माध्यम से होते थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यानी कि कथन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन यानी कि कथन बी देखते हैं। यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा हुआ था। क्या हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद से ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम किया जाए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यानी कि कथन बी गलत है, ए सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 सही हो। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सेकंड है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन थर्ड है पोट्टी श्री रामालू। ऑप्शन फोर्थ है महात्मा गांधी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सी राजगोपालाचारी। क्या थे? दक्षिण भारत के नमक सत्याग्रह में जिन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, वो उनमें से वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता दक्षिण भारत के कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हो। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सीटेट में यही क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। ऑप्शन सेकंड है उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन थर्ड है उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। ऑप्शन फोर्थ है उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटिश में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। तो उनकी जो ज्योतिराव फुले की पुस्तक गुलामगिरी थी वो किसको समर्पित थी? उन अमेरिकी नागरिकों को समर्पित थी जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिका गृह युद्ध में भाग लिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो ज्योतिराव फुले की। और ऐसे भी पूछा गया है ज्योतिराव फुले की कौन सी पुस्तक फेमस है? तो गुलामगिरी। और ये भी पूछा गया है इस प्रकार से भी कि गुलामगिरी पुस्तक किससे संबंधित है? तो गुलामों से, यानी कि गुलामों को मुक्ति दिलाने से संबंधित है। और इस प्रकार से पूछा जा सकता है जैसा कि इसमें पूछा गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से कथन है। कथन ए है उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। ऑप्शन बी है, यानी कि कथन बी है उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन सेकंड है ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन थर्ड है ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन फोर्थ है ए और बी दोनों सही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से कार्य करते हैं। कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। उच्च न्यायालय स्वतंत्र होते हैं और वो ना ही उनके अनुसार उनकी ओर से कार्य करते हैं। सेकंड यानी कि बी ऑप्शन में क्या बोला गया था? बी कथन में बोला गया था उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। गलत है, उच्च न्यायालयों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार से और भी दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन प्लीज आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। आपको इसमें से इतने क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछे गए हैं, कहीं थोड़ा बहुत अंतर करके, लेकिन पूछे हर बार गए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिगो के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मसाले, ऑप्शन सेकेंड है फुटकर माल यानी कि पीस गुड्स, ऑप्शन थर्ड है सूती कपड़े, ऑप्शन फोर्थ है मसलिन यानी कि मलमल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि कैलिको के नाम से क्या जाना गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सूती कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है विवृत खनन, ऑप्शन सेकंड है उत्खनन, ऑप्शन थर्ड है कूपकी खनन, ऑप्शन फोर्थ है प्रवेधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि प्रवेधन। अधिक गहराई में स्थित खनिजों को निक्षेप करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए या पहुंचने के लिए जो छिद्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रवेधन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है वास्तविक संसाधन का, ऑप्शन सेकंड है निक्षेप संसाधन का, ऑप्शन थर्ड है संभाव्य संसाधन का, ऑप्शन फोर्थ है भंडार संसाधन का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि संभाव्य संसाधन का। यानी कि ये संभावना की जाती है कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक मतलब उधर यूरेनियम है, ये क्या है? एक संभाव्य संसाधन है, संभावना है कि लद्दाख में यूरेनियम मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि संभाव्य संसाधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल के झरने डैश डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सेकंड है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन थर्ड है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन फोर्थ है पवन ऊर्जा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि भूतापीय ऊर्जा, यानी कि गर्म जल के झरने भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में प्रचलित रोपण किसी की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए? तो कौन कौन सी रोपण किसी की विशेषता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है, ऑप्शन सेकंड है इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है, ऑप्शन थर्ड है इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, ऑप्शन फोर्थ है यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। तो रोपण किसी के संबंध में कौन सी विशेषता सही है, तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में नगर को हमेशा प्राप्त है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है पुणे, ऑप्शन सेकंड है बेंगलुरु यानी कि बैंगलोर, ऑप्शन थर्ड है चंडीगढ़, ऑप्शन फोर्थ है कोच्चि। तो बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है? मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा, वहाँ पे मध्य यानी कि जो मध्यम प्रतिभा वाले लोग हैं वो भी पाए जाते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी पाए जाते हैं बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु को वो इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ऑप्शन सेकंड है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। ऑप्शन थर्ड है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फौजदारी से हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना यानी कि रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, फिर उसके बाद इसके बाद अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके देखते हैं कौन सा कथन, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ऑप्शन सेकंड है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ऑप्शन थर्ड है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। ऑप्शन फोर्थ है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है। तो अगर पुलिस किसी अपराधी के अपराध की जांच कर रही है तो उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी कि उसको किस प्रकार से काम करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसमें जो ऑप्शन दिए गए यानी कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, गलत है, क्योंकि ये पुलिस दबाव में लेकर भी, जैसे किसी व्यक्ति को उसने पकड़ा है और वो उससे दबाव में लेकर भी उससे बयान दिलवा सकती है तो उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। ये गलत है क्योंकि उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दबाव में आकर भी कुछ भी बयान दे सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड नंबर गलत होगा। कोई भी व्यक्ति दोषी है नहीं है इसका निर्धारण पुलिस करती है, ये भी गलत है क्योंकि इसका निर्धारण कोर्ट में किया जाता है सबूतों के आधार पर। ऑप्शन फोर्थ क्या कहता है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहे तो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके कथन देखते हैं कौन कौन से हैं। कथन नंबर ए है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। और कथन सेकंड है, यानी कि कथन नंबर बी में देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है, ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है, ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन फोर्थ क्या कहता है, ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। दोनों सही कैसे हैं देखते हैं। कथन ए क्या कहता था, कथन ए कहता था भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और कथन बी क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने की अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों के यानी कि उसके नागरिक अधिकारों को शोषण के विरुद्ध उसका अधिकार है जो व्यक्ति को दिया गया है तो उसके खिलाफ वो, अगर उसको लगता है कि निचले न्यायालय में जो फैसला आया वो सही नहीं है
या उसके पक्ष में नहीं है, या उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इस प्रकार से और भी दोनों सही हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर रिपीट करके देखें। इन्हीं क्वेश्चनों से हर बार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।